हाँ जी। आज के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 12 दिसंबर 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है रुपी ट्रेड के बारे। देखो, ये हम कुछ महीनों से पढ़ रहे हैं क्योंकि रशिया के साथ जो वॉर है यूक्रेन की, उसे ऑलमोस्ट 10 महीने हो चुके हैं। तो ये 10 महीने की वॉर में क्योंकि रशिया को दुनिया के ट्रेड सिस्टम से बैन कर दिया गया था, जो इंटरनेशनल सेटलमेंट सिस्टम है स्विफ्ट। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं। दुनिया में देखो, जब भी कंट्रीज एक दूसरे को पैसा भेजती हैं, एक दुनिया का ना सिक्योर बैंकिंग सिस्टम है ये, एक तरह से एक सेंट्रल सिस्टम है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन एक कंट्री से दूसरे कंट्री जानी होती है, वो सारी स्विफ्ट से पास होके जाती है। तो जितनी भी, यानी कि अगर आपने इंडियन रुपी से, अमेरिकन डॉलर में, या कैनेडियन डॉलर से, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कहीं पे कोई भी पैसे ट्रांसफर करने हैं, वो सारे स्विफ्ट सिस्टम से पैसे पास होकर निकलते हैं। पर ये जो सिस्टम है, ये वेस्टर्न कंट्रीज के डोमिनेटेड है। अमेरिका इसके ऊपर बहुत बड़ा होल्ड रखता है। तो हुआ क्या, जब आपकी रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, तो ये स्विफ्ट सिस्टम जो है, इसके ऊपर रशिया को, मतलब इस सिस्टम से निकाल दिया गया। और प्लस रशिया के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगा दी गई। सैंक्शंस में ये चीज खासकर होती है, देखो, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ज्यादातर अमेरिका का फिर से उसके ऊपर होल्ड है। इंटरनेशनल जो यूएसडी है, अमेरिकन डॉलर है, उसके अंदर ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड की सेटलमेंट होती है। कंट्रीज आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करती हैं, वो डॉलर में सेटलमेंट करती हैं या यूरो। ठीक है, प्रेफर्ड ये करेंसीज हैं। पर आपकी ज्यादातर, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका दोनों ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, सैंक्शंस में ये चीज भी होती है कि तुम इनकी करेंसीज अब नहीं यूज कर सकते सेटलमेंट के लिए। तो ऑब्वियसली अब इंडिया, जो रशिया का ट्रेडिशनल ट्रेडिंग पार्टनर है, हमारे सामने दो मुसीबतें आ गई। पहली बात तो सिस्टम कौन सा यूज करें सेटलमेंट के लिए, दूसरा हम करेंसी कौन सी यूज करें, क्योंकि ये दोनों करेंसीज अब रशिया को नहीं भेजी जा सकती थी, नहीं तो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लग जाती। इस कारण हमने जो इसका ऑल्टरनेटिव सोचा है, वो ये है कि हम अपने रूपी के अंदर ही ट्रेड करवा लेते हैं। देखो, रशिया की जो अपनी रूबल, जो उनकी करेंसी है, रूबल इस टाइम पहली बात तो स्टेबल नहीं है, और दूसरा, अगर हम रशिया से रूबल लेते हैं, रूबल दुनिया में कहीं और यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कोई और कंट्री लेगी ही नहीं इस टाइम पे। इंडिया का पर जो रुपी है, वो कहीं पे भी यूज हो पाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर, सॉरी, हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगी हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। फोन एक मिनट साइलेंट करना था। हाँ, हाँ। तो हमारे ऊपर ऐसे कोई सैंक्शंस नहीं लगी होगी, कुछ नहीं लगा हुआ, तो हम आराम से कहीं पे भी हमारी करेंसी के साथ ट्रेड भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है। तो हमने कुछ कंट्रीज जो या तो फाइनेंशियली ट्रबल में है, या जिनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, उनके लिए हमने एक फैसिलिटी क्रिएट की कि वो इंडिया के साथ रुपी में ट्रेड कर पाए। तो इसमें प्रेजेंटली हमने 3 कंट्रीज को ये फैसिलिटी दे दी है, वो है रशिया, मॉरिशस और श्रीलंका। श्रीलंका, जैसे आपको पता है कि बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उन्हें सामान की जरूरत है, उनके पास इस टाइम अमेरिकन डॉलर है ही नहीं। तो इस कारण, मतलब बहुत ही लिमिटेड सप्लाई में, तो मान लो उनके पास है ही नहीं हमें देने के लिए, तो हम उन्हें एक तरह से रुपी के अंदर कह रहे हैं कि तुम हमें दे दो, हम तुम्हें दे दे, रुपी में सेटलमेंट कर लेंगे। ठीक है। वही सेम चीज आपकी रशिया के साथ है, कि रशिया के अंदर क्योंकि कोई ट्रेड नहीं हो रहा, मतलब रशिया के साथ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है उनके पास, पर वो अमेरिकन डॉलर यूज वैसे नहीं कर सकते। मॉरिशियस इन जनरल कोई इतना बड़ा अमीर कंट्री नहीं है, और इंडिया के बहुत क्लोज है। इस कारण हमने मॉरिशियस को भी ये फैसिलिटी ऑफर कर दी है कि मॉरिशियस भी रुपी में ट्रेड कर सकें। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो, इन सारी कंट्रीज के अंदर इनके अपने खुद के भी बैंक्स हैं। हमने एक ऐसी फैसिलिटी सेटअप की है, देखो, हमने इन सबको बोला है, आप इंडिया में एक स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट खुलवा लो। अब ये क्या होते हैं, देखो, रशिया के अंदर लेट्स सपोज, जैसे हमारे इंडिया के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सारे अलग अलग बैंक्स हैं, वैसे ही रशिया बैंक्स को बोला है कि आप, अब देखो, जो रशियन कंपनीज हैं, वो सारे तो रशियन बैंक से यूज करती होंगी, है ना।
तो उनके सबके अकाउंट तो उस रशियन बैंक में ही है। हमने रशियन बैंक्स को बोला है कि आप क्या करो, आप इंडिया के अंदर किसी बैंक में अकाउंट खुलवा लो। तो रशिया का एक बैंक, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, रशिया का एक बैंक इंडिया के एक बैंक में, लेट्स सपोज एसबीआई के अंदर अकाउंट खोल लेगा, ठीक है, इसके अंदर अकाउंट खोल लेगा। तो इस बैंक का एक अकाउंट नंबर होगा, वो यहां पे इस एसबीआई के अंदर ओपन हो जाएगा। बैंक का है, कस्टमर का नहीं है, बैंक का है। अब इंडिया और रशिया के बीच में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, उसकी जो भी रुपये की वैल्यू बचेगी, ठीक है, वो क्या होगी, देखो लेट्स सपोज हमने, इंडिया ने तेल मंगाया रशिया से, तेल मंगाया, वेपन मंगाया, सब कुछ मंगाया, हम उतने रुपये का पैसा एसबीआई के थ्रू इस अकाउंट में जमा करवा देंगे, और उस अकाउंट के अंदर डिटेल मेंशन कर देंगे कि इस कंपनी को पे होना है, इस बैंक के साथ लेट्स सपोज 5 कंपनी जुड़ी हुई हैं, ठीक है, कि रुपये के अंदर इसको पे होना है, इसको पे होना है, इसको पे होना है, किसको पे होना है। तो एक तरह से इस बैंक को रुपये के अंदर पैसा मिल रहा है, वो एसबीआई के अकाउंट, तो इंडिया की बाउंड्री छोड़ के कहीं नहीं जा रहा पैसा। पर क्योंकि बैंक को पैसा मिल गया, वहां पे वो रूबल जारी कर देंगे, क्योंकि उनकी तो अपनी करेंसी रूबल्स है, वो अपने रूबल जारी कर देंगे, उन कंट्री को भी, मतलब उन कंपनीज को रूबल मिल जाएगा। अब इसका फायदा रशिया को कैसे होगा, रशिया को अगर लेट्स सपोज कोई भी और चीज इंडिया से खरीदनी है, रशिया क्या करेगा, रशिया या रशिया के ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे इंडिया में, और उसकी जो पेमेंट है उनका फिर से बैंक लेगी कि इंडिया में पेमेंट सेटल कर दो, यहीं से रुपये निकल के जो इंडियन कंपनी को पेमेंट मिलनी है वो यहां से चली जाएगी। तो इंडिया के अंदर ही रुपये उस अकाउंट में जमा हो रहा है, उस अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है, जमा हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है, जमा हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है। इस तरीके से इंडिया के अंदर से पैसा छोड़ के नहीं जा रहा। तो इंडिया को देखो, इस टाइम इंडिया के आगे भी एक थोड़ी सी क्राइसिस चल रही है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो हमारे यूएसडी, यूरो, येन, इन सब के रिजर्व्स है ना, ये कुछ महीनों से लगातार गिर रहे हैं। तो हमारे लिए भी फायदा है, क्योंकि हमारे रिजर्व्स नहीं यूज हो रहे, और हम इस तरीके से जो सैंक्शंस हैं, सैंक्शन आपके ऊपर तभी लगेगी अगर आप डॉलर में ट्रेड करोगे रशिया के साथ, वो सारी चीजों के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, तो हम सैंक्शन से भी बाहर हैं और इस तरीके से बाहर हैं। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम काम करता है। आपको कभी भी पेपर में डेफिनेशन आ सकती है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट, अब मैं डेफिनेशन में पढ़ दूं, इज एन अकाउंट अ कॉरिस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। एक बैंक का अकाउंट दूसरे बैंक में जो होता है और जो सेटलमेंट के लिए यूज किया जाता है, इसे वॉस्ट्रो अकाउंट बोला जाता है। क्लियर है? इस चीज को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पेपर के लिए साबित हो सकती है। नेक्स्ट है इंडियाज राबी सीजन। देखो हमारे राबी का सीजन चल रहा है, ये जो वीट और ये सारी चीजें उगाई जा रही हैं, ये राबी का सीजन है। लास्ट ईयर हुआ क्या था, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर जब फिर से वही रशिया यूक्रेन फिर से फोकस में है, मार्च का टाइम, जब आपके मतलब वॉर डिक्लेयर हो चुकी थी, मार्च में इंडिया को उम्मीद थी कि हमारी वीट की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होने वाली है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही बहुत, वैसे क्या है दुनिया में ना, एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा जाते हैं, रशिया और यूक्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। रशिया और यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर हैं वीट के, बाकी दुनिया के मार्केट्स को। इंडिया को वीट की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली हम तो खुद उगा लेते हैं अपनी, पर जैसे इजिप्ट हो गया और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गए, ये सारी कंट्रीज में दुनिया को एक्सपोर्ट करने वाले ये दो मेन कंट्रीज थे। पर जब ये दोनों आपस में ही वॉर में चले गए, दुनिया भर की वीट की जो सप्लाई थी ना, वो सारी डिस्टर्ब हो गई, जिसके कारण दुनिया में खाने के प्राइसेस और वीट के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। इंडिया को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी, और मार्च में हमने बोला कि हमारे पास इतना वीट है कि हम सारी दुनिया को सप्लाई कर सके। तो हमने एक बहुत बड़ा प्रॉमिस कर दिया था। पर हुआ क्या, जैसे ही मार्च मिड आया, अगर आपको लास्ट ईयर के विंटर्स याद हो, लास्ट ईयर के विंटर्स फेब तक भी चले थे, फेब में भी बहुत ज्यादा ठंड थी, पर जैसे ही मार्च आया, मार्च में सडनली बहुत ज्यादा गर्मी सडन आई थी।
इंडिया में सडनली हीट वेव्स आने लग गई थी। अब हुआ क्या था, इस टाइम तक अभी वीट हमने हार्वेस्ट नहीं की थी, ठीक है, अभी तक उसकी कटाई नहीं शुरू हुई थी और उससे पहले ही गर्मी आने लगी। इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारी जो वीट की क्रॉप थी वो पहले ही गल गई, सड़ गई, खराब हो गई। तो हमें सडनली हमारे ही इंडिया के अंदर हमें डर बैठ गया कि हमें ही ना कमी पड़ जाए, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण ये सारी चीज हुई उसके कारण कहीं हमें ही ना कमी पड़ जाए। इस कारण हमने जैसे ही मई आया, मई तक एहसास हो गया था, अप्रैल में क्योंकि सारा हार्वेस्ट शुरू हुआ, 1 मई तक एहसास हो गया था कि इंडिया को कमी पड़ेगी। इसलिए हमने सारे एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए थे वीट के। दुनिया भर से ऑर्डर्स पिछले 1 साल से बंद की हुई है सारी। वीट रॉ बेचनी भी बंद है, उसका आटा बेचना भी बंद है, इवन जो उसके सब्सिडरीज हैं जैसे मैदा हो गया, ये सब कुछ, वो सब भी बैन है। इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा पिछले 1 साल से। उसका मेन कारण यही है, ये सब कुछ बैन हो गया। अब ये जो सारी की सारी चीज है, यहाँ पे आपके इस साल का जो राबी सीजन है, हमें थोड़ी सी बेहतर बेटर उम्मीद है कि अगर फसल डैमेज भी होती है, कुछ भी होती है, हम पिछले साल से बेटर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे 25% जो है वो एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया है। एरिया अंडर कल्टीवेशन क्या होता है कि देखो कितनी जमीन के ऊपर वीट उगाई जा रही है, वो हर साल, मतलब कितनी हम जमीन डेडिकेट कर रहे हैं वीट को, फार्मर्स डेडिकेट कर रहे हैं, तो उसमें से वो 25% से इंक्रीज हो गया। तो अगर खराब भी होती है क्योंकि ज्यादा बड़े एरिया पे उगाई जा रही है, तो ऑब्वियसली कुछ तो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब खतरा वही फिर से रहता है, क्योंकि इस बारी फिर से जो आपकी इंडिया का वेदर डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, आईएमडी ने प्रिडिक्ट किया है कि जो हमारे यहाँ पे अब विंटर रहने वाली है, वहां पे टेम्परेचर नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल ठंड पड़ती है, ठंड तो पड़ेगी, पर जो नॉर्मल ठंड पड़ती है या तो वो पड़ेगी या अबव नॉर्मल रहेगा, पहले से कम ठंड पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी प्रोडिक्शंस हैं आईएमडी की, अभी अभी फिलहाल के लिए। ये चेंज भी हो जाती है लॉन्ग टर्म में, पर अभी के लिए ये लग रहा है कि इस बारी हद से ज्यादा ठंड नहीं पड़ने वाली। लास्ट ईयर पहले हद से ज्यादा ठंड भी पड़ी, पर बाद में सडनली गर्मी आई। इस बारी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बारी यही माना जा रहा है कि आपकी नॉर्मल या अबव नॉर्मल ही विंटर रहने वाली है। तो हमें उम्मीद है कि ओवरऑल क्रॉप ठीक रहे। स्टिल जितना जो खतरा है वो सब कुछ बना ही रहता है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज इसलिए रहती है कि ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो ऑब्वियसली असर हुआ भी तो वो अपने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा डेटा। इसके अलावा इंडिया में ऑयल सीड्स भी बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जा रहे हैं इस टाइम पे। हम इस टाइम ऑयल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं काफी ज्यादा। जो हमारा एडिबल ऑयल है, जो हम अपने तले हुए खाने और यहाँ तड़कों में सब कुछ में यूज करते हैं, ये सारा बाहर से आ रहा है ज्यादातर। तो हम इंडिया वो भी कोशिश कर रहा है कि हम धीरे धीरे अपना खुद का एडिबल ऑयल बना सके, जो हम तड़के और ये सारी चीजों में यूज करते हैं। तो उसमें भी काफी ज्यादा बड़ा एरिया पे उसे भी उगाया गया है, ठीक है। पर वही बात है कि अगर टेम्परेचर्स ठीक रहते हैं वो तभी ठीक से उतरेगा, ठीक है। अब अगर मैं वीट की बात करूं, देखो वीट इंडिया की वन ऑफ द मेन क्रॉप्स हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ज्यादातर जो प्रोडक्शन होती है वो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। और रिसेंट टाइम में मध्य प्रदेश भी इसमें फीचर होने लग गया, ठीक है। ज्यादातर जो क्रॉप है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में ही उगाई जाती है, ठीक है। पर टेम्परेट जोन्स जो हैं वहां पे भी उगाई जा सकते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा ये टेम्परेट जोन में पड़ गए, पर यहाँ पे भी उगाई जा रही है, ठीक है। ठंडा टेम्परेचर चाहिए और 60 डिग्री नॉर्थ, एल्टीट्यूड नहीं आना था, लैटिट्यूड आना था, यहाँ पे ये वर्ड की गलती है, लैटिट्यूड तक भी उगाई जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ से बियॉन्ड, हमारे यहाँ से इंडिया तो खत्म हो जाता है, मतलब उससे आगे भी उगाई जाती है। अब इसके अलावा देखो, ये 3300 मीटर जो हाइट है सी लेवल से लेके, जो हमारा अब एल्टीट्यूड है, पहाड़ों के ऊपर भी उगाई जा सकती है। तो इसे ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है वीट को, बारिश कम चाहिए होती है, मैक्सिमम 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। मतलब
रेंज हो जाती है 3.5 to 35, तो आइडल टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है। ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, इसे 75 सेंटीमीटर के करीब पानी चाहिए होता है। ठीक है, 100 दिन 100 डेज फ्रॉस्ट फ्री चाहिए होते हैं। देखो क्योंकि ठंड में उगती है, फ्रॉस्ट फ्री का क्या मतलब है कि टेम्परेचर इतना नीचे ना जाए कि पानी जमने लग जाए। जब आपका पानी जमने लग जाता है उसे कहते हैं फ्रॉस्ट आ गई है। तो 100 दिन कम से कम इस क्रॉप के लिए ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई पानी ना जमे या कुछ ना हो। ठीक है, तो 100 दिन फ्रॉस्ट फ्री हो, 75 सेंटीमीटर के करीब पानी, चाहे बारिश से मिल जाए, चाहे आप जो इरिगेशन है उससे प्रोवाइड कर दो। 20 से 25 डिग्री इसका एवरेज टेम्परेचर रहना चाहिए पूरे सीजन में। और एक अच्छी क्ले लूम सॉइल चाहिए। लूम सॉइल का मतलब है जो पानी सोख ले अच्छे से, ऊपर पानी खड़ा ना रहे। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मॉडरेट, ऐसी सॉइल में इसे उगाया जाता है। तो ये सारे जो आपको स्टेटमेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अंदर भी लिखी हुई हैं, ये आपको पेपर में आ सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ना एक क्रॉप आती ही आती है। इस साल वीट भी आ सकती है, ऑयल सीड्स, ये सब कुछ भी आ सकता है। तो ये सारी की सारी क्रॉप्स आपने अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट फिर से रशिया की न्यूज है। ठीक है, हर चीज रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है हमारी न्यूज में, खासकर आज। इंडिया का अब सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर रशिया बन चुका है। ऑलमोस्ट इंडिया का 1/5 जो ऑयल इंडिया में इंपोर्ट होके आ रहा है अब वो रशिया से ही होके आ रहा है। देखो कुछ दिन पहले अगर आपको पता हो, रशिया के तेल के ऊपर ना प्राइस कैप लगा दिया है वेस्टर्न देशों ने, पर बैरल से ज्यादा रशिया को नहीं पे किया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो दुनिया में जो एवरेज जो बाकी सारे देश है ना, वो हमें अराउंड $87-88 पर बैरल के हिसाब से तेल दे रहे हैं। पर जो रशिया है, रशिया $60 से भी सस्ता तेल दे रहा है। अराउंड जो प्राइस चल रहा है $45 पर बैरल के करीब प्राइस पे हमें तेल मिल रहा है रशिया से। तो बहुत ही सस्ते में तेल मिल रहा है इंडिया को। इस कारण इंडिया लगातार रशिया का ऑयल खरीदता जा रहा है। जहां पे पहले देखो एक पॉइंट था, मतलब मार्च जो लास्ट ईयर था, वो मतलब 31 मार्च जब साल एंड हुआ, पिछला पूरा एक साल 2021 का यानी कि जो साल था, रशिया से इंडिया को जो तेल आया वो सिर्फ 0.2% था हमारी टोटल डिमांड का। हमारे सबसे बड़ा तब क्या कहते हैं जो सप्लायर था वो इराक था, उसके बाद सऊदी अरेबिया था। पर पिछले 10 महीने में, मार्च के बाद जो 10 महीने हैं, यहां से लगातार आपका 9 महीने हुए मार्च से, तो आपकी लगातार जो ऑयल की सप्लाई है वो रशिया से बढ़ती गई, क्योंकि रशिया बहुत सस्ते में तेल दे रहा है, ये सऊदी अरेबिया ये सब बहुत महंगा तेल दे रहे हैं। तो करते कराते अब रशिया हमारा 1/5 सप्लाई सिर्फ रशिया से आती है। और अब सेकंड नंबर पे आ गया इराक, जो कभी हमारा नंबर 1 होता था, और सऊदी अरेबिया थर्ड पे है। ठीक है, फोर्थ पे अमेरिका सप्लाई करता है इंडिया को तेल। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज है। कभी भी आपको ये नंबर्स कितना इराक से तेल आ रहा है, ये सब कुछ ना आपको आजकल ना ऐसे प्रीलिम्स के अंदर ना स्टेटमेंट क्वेश्चन बनने लग गए हैं। तो ये इस कारण ये फैक्ट्स यहाँ पर डाले गए हैं। इसका रफ नंबर, एग्जैक्ट नंबर कभी पेपर में नहीं आएगा ऑब्वियसली, पर ये रफ नंबर ये सबको याद रखने हैं पेपर में। एक नेक्स्ट भी इसी तरीके का क्वेश्चन ही है, पावर डेफिसिट इंडिया इंडिया देखो पावर डेफिसिट का मतलब है जो हमारी बिजली है, बिजली की कमी कितनी पड़ रही है। देखो लास्ट जो 2 समर्स गई हैं, एक तो मतलब इसी साल की समर गई है, जो इससे पिछले साल की समर गई है, पूरी दुनिया में ना, एक्चुअली सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में बिजली की बहुत ज्यादा सप्लाई की कमी पड़ी है। जिसके कारण जो दुनिया कोल को कम करने के ऊपर काम कर रही थी ना, खासकर चाइना, चाइना बहुत सालों से कोल कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने शहरों की हवा को सब कुछ साफ कर सके। पर सडनली चाइना को अपनी कोल की प्रोडक्शन दोबारा से बढ़ानी पड़ी है, क्योंकि सप्लाई चाइना की तो इस समर में ऐसी हालत हो गई थी कि कई शहरों में, उनके मेन जो शहर हैं चाइना के, कई शहरों में 8-8 10-10 घंटे बिजली नहीं आ रही थी। तो इस कारण ये सप्लाई की कमी सारी दुनिया में दिख रही थी, क्योंकि कोविड के बाद लोगों के बिजली कैपेसिटी यूज करने की जो कैपेसिटी है वो सडनली बढ़ गई है, और वो दिख रहा है।
तो इसी कारण जो इंडिया के अंदर भी था ना, इंडिया के अंदर भी बिजली की यूजेज बढ़ गई है, और हमारी पर जो शॉर्टेज है, हम हर टाइम लगातार गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि ये शॉर्टेज खत्म हो जाए। देखो ये जो आपका अप्रैल था, अप्रैल में ऑलमोस्ट 2% बिजली कम थी जो इंडिया को चाहिए, वो अब रिड्यूस होते होते अब 0.2% की कमी रह गई है नवंबर में। तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, और ऑब्वियसली विंटर मंथ्स आते ही एसी और ये सब कुछ कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली यूजेज कम हो जाती है। सबसे कम यूजेज आपकी अक्टूबर में गई थी, थोड़ी सी फिर से डेफिसिट बढ़ गया है बल्कि, ठीक है। अक्टूबर में सबसे लोएस्ट थी, 0.1 हो गई थी अक्टूबर में, अब फिर से 0.2 हो गई है। तो यहाँ पे हमारा कितना शॉर्टेज है अप्रैल में, मतलब समर्स में कितना शॉर्टेज रहता है, और स्टेटमेंट की स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकती है कि हमारा अप्रैल में कितना डेफिसिट रहा, नवंबर आते आते कितना डेफिसिट हो गया। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इनके भी मतलब ये हर मंथ ऑन मंथ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस रफ नंबर, रफ एस्टिमेट याद रखना कि अच्छा समर्स में कुछ 400 के करीब था, मई में 700 के करीब हो गया था, ठीक है, हमारा डेफिसिट तब भी हाई था, उसके बाद से ड्रॉप होते होते कम होता गया, ठीक है। तो ये चीज को, तो हमारा जो डेफिसिट है वो अराउंड लास्ट ईयर 0.6 के करीब था, अब उसे 0.4 हो गया। तो ओवरऑल हमारा पावर डेफिसिट कम हुआ है। ऐसी सारी स्टेटमेंट पेपर में आती हैं, तो ऐसे एनालिसिस करके ये याद रखने होते हैं। लास्ट आपके जिन्होंने हिमाचल का पेपर देना है उनके लिए नए आपके चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, आपके 15th चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। बस एक जनरल फैक्ट है, ठीक है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर का लेक्चर।